आखिरी सवाल पहली बार पूछा गया आधे मजाक में 21 मई 2061 को, जब इंसान पहली बार रोशनी में आया था। ये सवाल $5 की शर्त पर हाई बॉल पीते हुए आया और ये ऐसे हुआ। एलेक्जेंडर एडेल और बर्टम लुपोव मल्टीवैग के 2 वफादार देखभाल करने वाले थे। जितना कोई इंसान जान सकता था उतना वो जानते थे कि उस बड़े कंप्यूटर के ठंडे क्लिक करते चमकते चेहरे के पीछे क्या है। मीलों मीलों लंबा चेहरा। उन्हें कम से कम इतना अंदाजा था कि तार और सर्किट किस तरह जुड़े हैं, और अब इतना बड़ा हो गया था कि कोई एक इंसान उसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकता था। मल्टीवैग खुद को ठीक करता था, खुद को बदलता था। उसे ऐसे होना ही पड़ता था क्योंकि कोई इंसान उतनी जल्दी या उतनी अच्छी तरह उसे ठीक नहीं कर सकता था। तो एडेल और लुपोव उस बड़े कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ही ध्यान रखते थे, लेकिन जितना कोई आदमी रख सकता था उतना जरूर रखते थे। वो उसे जानकारी देते थे, सवाल उसकी ज़रूरत के हिसाब से बदलते थे और जो जवाब मिलते थे उन्हें समझाते थे। सच तो ये है कि वो और उन जैसे बाकी लोग मल्टीवैग की शोहरत में बराबर के हकदार थे। कई सालों तक मल्टीवैग ने जहाज़ों की डिजाइन में और रास्ते बताने में मदद की, जिससे इंसान चांद, मंगल और शुक्र तक पहुंच सका। लेकिन उससे आगे धरती के पास इतने साधन नहीं थे कि जहाज़ों को चला सके। बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती थी इतनी लंबी यात्रा के लिए। धरती ने अपने कोयले और यूरेनियम का अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी सीमित ही थे। धीरे धीरे मल्टीवैग ने इतना सीख लिया कि और गहरे सवालों के जवाब भी दे सके, और 14 मई 2061 को जो कभी सिर्फ सोच थी वो सच्चाई बन गई। सूरज की ऊर्जा को जमा किया गया, बदला गया और सीधे पूरी धरती पर इस्तेमाल किया गया। धरती ने अपना कोयला और यूरेनियम जलाना बंद कर दिया और एक छोटे से स्टेशन से जो 1 मील चौड़ा था और धरती के चारों ओर चांद के आधे रास्ते पर घूम रहा था, सबको जोड़ दिया गया। पूरी धरती अब अदृश्य किरणों से चलने लगी। 7 दिन भी इस खुशी को कम नहीं कर पाए और आखिरकार एडेल और लुपोव जनता के प्रोग्राम से बचकर चुपचाप एक ऐसी जगह मिल गए जहां कोई उन्हें ढूंढने नहीं आता, खाली अंडरग्राउंड कमरे में, जहां मल्टीवैग का कुछ हिस्सा दिखता था। मल्टीवैग भी बिना किसी के आराम से धीरे धीरे डेटा छांट रहा था, और उसे भी अब छुट्टी का हक था, ये लड़के मानते थे। उनका कोई इरादा नहीं था कि उसे परेशान करें। वो एक बोतल साथ लाए थे और अभी उनका बस एक ही मकसद था, एक दूसरे और बोतल के साथ आराम से बैठना। ये सोचो तो हैरानी होती है, एडेल ने कहा। उसके चौड़े चेहरे पर थकान की लकीरें थी और वो धीरे धीरे कांच की छड़ से अपना ड्रिंक खिलाता रहा, बर्फ के टुकड़ों को देखता रहा। सारी ऊर्जा जो हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हमें फ्री में मिलती है। इतनी ऊर्जा कि चाहे तो पूरी धरती को पिघला कर एक बड़ा सा लोहा बना सके, फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा और हमेशा के लिए सारी ऊर्जा। लुपोव ने सिर टेढ़ा किया। उसे आदत थी ऐसा करने की जब वो उल्टा बोलना चाहता था, और अभी वो उल्टा बोलना चाहता था क्योंकि उसे बर्फ और गिलास लाने पड़े थे। हमेशा नहीं, उसने कहा। अरे बस लगभग हमेशा, जब तक सूरज है बर्ट। वो हमेशा नहीं है, ठीक है। अरबों खरबों साल, शायद 20 अरब। अब खुश?
लुपोव ने अपनी पतली हो रही बालों में हाथ फेरा, जैसे देखना चाहता हो कि कुछ बाल बचे हैं या नहीं, और धीरे से अपना ड्रिंक पिया। 20 अरब साल, हमेशा नहीं। अरे हमारे टाइम के लिए तो काफी है ना। कोयला और यूरेनियम भी उतने ही थे। ठीक है, लेकिन अब हम हर स्पेसशिप को सोलर स्टेशन से जोड़ सकते हैं और वो लाखों बार प्लूटो तक जा सकता है बिना ईंधन की चिंता के। कोयला और यूरेनियम से ये नहीं कर सकते थे। यकीन नहीं है तो मल्टीवैग से पूछ लो। मुझे मल्टीवैग से पूछने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं। तो फिर मल्टीवैग की बुराई मत करो, एडल ने गुस्से से कहा। उसने अच्छा किया। किसने कहा उसने अच्छा नहीं किया? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि सूरज हमेशा नहीं रहेगा, बस यही कह रहा हूं। हम 20 अरब साल तक सुरक्षित हैं, उसके बाद क्या? लुपोव ने कांपती उंगली से उसकी ओर इशारा किया। और यह मत कहना कि हम किसी और सूरज पर चले जाएंगे। कुछ देर तक चुप्पी रही। एडल ने कभी कभी ही गिलास होठों तक लगाया और लुपोव की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। वे आराम कर रहे थे। फिर लुपोव की आंखें अचानक खुल गई। तुम सोच रहे हो कि जब हमारा सूरज खत्म हो जाएगा तो हम किसी और सूरज पर चले जाएंगे, है ना? मैं कुछ नहीं सोच रहा। सोच तो रहे हो, तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम में तर्क नहीं है। तुम उस कहानी वाले आदमी जैसे हो जो अचानक बारिश में फंस गया और पेड़ों के झुंड में जाकर एक पेड़ के नीचे छुप गया। उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने सोचा था जब एक पेड़ भीग जाएगा तो वह दूसरे पेड़ के नीचे चला जाएगा। समझ गया, चिल्लाओ मत। जब सूरज खत्म हो जाएगा बाकी तारे भी जा चुके होंगे। बिल्कुल सही। सबकी शुरुआत एक बड़ी ब्रह्मांडीय धमाके से हुई थी। जो भी था वो, और सबका अंत होगा जब सारे तारे खत्म हो जाएंगे। कुछ जल्दी खत्म होंगे। बड़े तारे तो 100 मिलियन साल भी नहीं टिकेंगे। सूरज 20 अरब साल चलेगा और शायद छोटे तारे 100 अरब साल, जितने भी काम के हैं। लेकिन 1 ट्रिलियन साल दे दो तो सब कुछ अंधेरा हो जाएगा। एंट्रोपी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ना ही है, बस। मैं एंट्रोपी के बारे में सब जानता हूं, एडल ने अकड़ कर कहा। क्या खाक जानते हो? जितना तुम जानते हो उतना मैं भी जानता हूं। तो तुम जानते हो कि सब कुछ एक दिन खत्म होगा। ठीक है, कौन कहता है नहीं होगा? तुमने कहा बेवकूफ, तुमने कहा था हमारे पास हमेशा के लिए सारी ऊर्जा है। तुमने हमेशा कहा था। अब एडल की बारी थी उल्टा बोलने की। शायद हम फिर से सब कुछ बना लें किसी दिन, उसने कहा। कभी नहीं। क्यों नहीं? किसी दिन? कभी नहीं। मल्टीवैग से पूछो। तुम पूछो मल्टीवैग से। मैं कहता हूं तुम नहीं पूछ सकते। $5 शर्त है, यह नहीं हो सकता। एडल थोड़ा नशे में था, लेकिन इतना होश में था कि जरूरी सवाल बना सके, जो कुछ ऐसा था। क्या इंसान बिना ऊर्जा खर्च किए कभी सूरज को फिर से जवान बना सकता है जब वह बूढ़ा होकर मर जाएगा? या और आसान भाषा में, ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी को बहुत ज्यादा कैसे घटाया जा सकता है? मल्टीवैग एकदम शांत और बंद हो गया। धीरे धीरे जलती लाइटें रुक गई। दूर के क्लिक करने की आवाजें खत्म हो गई। फिर जैसे ही डरे हुए टेक्नीशियन सांस रोक कर खड़े थे, अचानक टाइपराइटर जैसी मशीन पर 5 शब्द लिखे गए। जवाब के लिए जानकारी काफी नहीं है। अभी नहीं, लुपोव ने धीरे से कहा। वे जल्दी से वहां से निकल गए। अगली सुबह दोनों को सिर दर्द और मुंह सूखा लग रहा था और वे उस बात को भूल चुके थे। जेराड, जेरोडिन और जेराडेट 1 और 2 ने स्क्रीन पर तारों की तस्वीर बदलते देखी। जैसे ही हाइपर स्पेस की यात्रा पूरी हुई, अचानक
छोटे छोटे तारे हट गए और एक बड़ा चमकदार तारा बीच में आ गया। ये X-23 है, जेरार्ड ने पूरे विश्वास से कहा। उसके पतले हाथ पीठ के पीछे बंधे थे और उंगलियों के जोड़ सफेद हो गए थे। छोटी जेराडेट्स, दोनों लड़कियां, पहली बार हाइपर स्पेस की यात्रा कर रही थी और अंदर से अजीब सा लग रहा था। वे अपनी हंसी रोककर मां के आसपास भाग रही थी, चिल्ला रही थी, हम X-23 पहुंच गए, हम X-23 पहुंच गए, हम। शांत रहो बच्चों, जेराडीन ने तेज आवाज में कहा। क्या तुम पक्के हो जेराड? पक्का ना होने की क्या बात है? जेराड ने पूछा और छत के पास बनी मोटी धातु की छड़ की ओर देखा। वो पूरे कमरे में थी, दोनों तरफ दीवारों से होकर जाती थी। वो जितनी लंबी थी, जहाज भी उतना ही लंबा था। जेराड को उस मोटी छड़ के बारे में बस इतना पता था कि उसका नाम माइक्रोवेव था, कि उससे सवाल पूछ सकते हैं अगर चाहें। अगर ना भी पूछो तो वो जहाज को सही जगह ले जाती है, अलग अलग पावर स्टेशन से ऊर्जा लेती है और हाइपर स्पेस की गणना करती है। जेराड और उसका परिवार बस आराम से जहाज में रहता था। किसी ने एक बार जेराड से कहा था, माइक्रोवेव के आखिर में जो एसी है वो पुराने इंग्लिश में एनालॉग कंप्यूटर के लिए था, लेकिन अब तो वो ये भी भूलने लगा था। जेराडीन की आंखों में आंसू थे, वह स्क्रीन देख रही थी। मैं क्या करूं, मुझे धरती छोड़ते अजीब लग रहा है। ऐसा क्यों? जेराड ने पूछा। वहां हमारे पास कुछ नहीं था, X-23 पर सब कुछ होगा, तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम कोई नई शुरुआत नहीं कर रही, वहां पहले ही 10 लाख लोग हैं। हमारे पड़पोते तो नए ग्रह ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि X-23 भी भर जाएगा। फिर थोड़ी देर सोचकर बोला, सच कहूं, कंप्यूटर ने हमें तारे के बीच यात्रा सिखाई, वरना आबादी इतनी बढ़ रही है कि और कुछ होता ही नहीं। मुझे पता है, जेराडीन ने उदास होकर कहा। जेराडेट एक ने तुरंत कहा, हमारा माइक्रोवेव सबसे अच्छा माइक्रोवेव है। मुझे भी लगता है, जेराड ने उसके बालों को बिखेरते हुए कहा। अपना खुद का माइक्रोवेव होना बहुत अच्छा लगता था और जेराड खुश था कि वह अपनी पीढ़ी का हिस्सा है, किसी और का नहीं। हमारे पापा के समय में कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, जो 100 मील में फैले होते थे। हर ग्रह पर बस एक ही कंप्यूटर होता था। उन्हें प्लेनेटरी एसी कहते थे। वो 1000 साल से धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। फिर अचानक बदलाव आया। ट्रांजिस्टर की जगह पर नए छोटे वॉल आ गए, जिससे सबसे बड़ा कंप्यूटर भी एक स्पेसशिप के आधे हिस्से में आ गया। जेराड को बहुत अच्छा लगता था जब वो सोचता था कि उसका अपना माइक्रोवेव पुराने मल्टीवेव से कहीं ज्यादा बड़ा और समझदार है, और धरती के सबसे बड़े कंप्यूटर जितना ही समझदार है, जिसने हाइपर स्पेस की यात्रा का सलूशन निकाला था और तारों तक जाना आसान बनाया। इतने सारे तारे, इतने सारे ग्रह, जेराडीन ने अपने ख्यालों में डूबी हुई बोली। लगता है परिवार हमेशा नए ग्रहों पर जाते रहेंगे, जैसे हम जा रहे हैं। हमेशा नहीं, जेराड ने हंसकर कहा। एक दिन सब रुक जाएगा, लेकिन अभी बहुत साल बाकी है, कई अरब साल। तारे भी एक दिन थक जाते हैं, एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी क्या है पापा? जेराडेट 2 ने तेज आवाज में पूछा। एंट्रोपी प्यारी बच्ची बस एक शब्द है, जिसका मतलब है ब्रह्मांड का थक जाना। सब कुछ थक जाता है, जैसे तुम्हारे खिलौना रोबोट याद है? उसमें नई बैटरी डाल दो पापा, जैसे मेरे रोबोट में करते हो। तारे ही तो बैटरी हैं बच्ची। एक बार तारे चले गए तो फिर कोई बैटरी नहीं बचेगी। जेराडेट एक ने जोर से रोना शुरू कर दिया। ऐसा मत होने दो पापा, तारों को खत्म मत होने देना। देखो क्या कर दिया, जेरोडीन ने धीरे से कहा, परेशान होकर। मुझे कैसे पता था ये डर जाएंगी, जेराड ने धीरे से कहा। माइक्रोवेव से पूछो, जेराडीन रोती हुई बोली। उससे पूछो कि तारे दोबारा कैसे जल सकते हैं।
पूछ लो, जेराल्डीन ने कहा। इससे बच्चे चुप हो जाएंगे। अब जेराल्डेट दो भी रोने लगी थी। जेराल्ड ने कंधे उचकाए। ठीक है बच्चों, मैं माइक्रोवैग से पूछता हूँ, घबराओ मत, वो हमें बताएगा। उसने माइक्रोवैग से पूछा, जल्दी से कहा, जवाब लिख दो। जेराल्ड ने पतली पट्टी को हाथ में लिया और खुश होकर बोला, देखो, माइक्रोवेव कहता है समय आने पर वह सब ठीक कर देगा, चिंता मत करो। जेराल्डीन ने कहा, अब बच्चों सोने का समय है, हम जल्दी ही अपने नए घर में होंगे। जेराल्ड ने पट्टी पर लिखे शब्द फिर से पढ़े, फिर उसे फाड़ दिया। जवाब के लिए जानकारी काफी नहीं है। उसने कंधे उचकाए और स्क्रीन की तरफ देखा। X-23 सामने ही था। लामेथ के VJ-23X ने 3D नक्शे में आकाशगंगा के अंधेरे में देखा और कहा, क्या हम बेवजह परेशान हो रहे हैं? निक्रॉन के MQ-17J ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम जानते हो, अभी भी रफ्तार से 5 साल में पूरी आकाशगंगा भर जाएगी। दोनों ही जवान दिखते थे, लंबे और मजबूत। फिर भी VJ-23X ने कहा, मुझे गैलेक्सी काउंसिल को दुखी रिपोर्ट देने में झिझक होती है। मुझे और कोई रिपोर्ट सही नहीं लगेगी। थोड़ा सबको हिलना डुलना जरूरी है, हमें चिंता दिलानी ही पड़ेगी। VJ-23X ने लंबी सांस ली। स्पेस तो अनंत है, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और भी हो सकती हैं। 100 अरब अनंत नहीं है और हर वक्त कम होती जा रही हैं। सोचो, 20,000 साल पहले इंसान ने पहली बार तारों की ऊर्जा का हल निकाला था, और कुछ 100 साल बाद तारे के पार जाना आसान हो गया। इंसान ने एक छोटा ग्रह भरने में 10 लाख साल लगाए और बाकी गैलेक्सी भरने में सिर्फ 15,000 साल। अब आबादी हर 10 साल में दोगुनी हो रही है। VJ-23X ने टोका, इसके लिए अमरता को धन्यवाद दो। हाँ ठीक है, अमरता है और हमें उसका हिसाब रखना होगा। मेरा मानना है अमरता के साथ कुछ दिक्कतें हैं। गैलेक्टिक एसी ने बहुत सी मुश्किलें हल की हैं, लेकिन जब बूढ़ा होने और मरने की समस्या हल कर दी तो बाकी सब हल बेकार हो गए। फिर भी तुम जिंदगी छोड़ना तो नहीं चाहोगे? शायद। बिल्कुल नहीं। MJ-17J ने तेज कहा, फिर धीरे से कहा, अभी तो नहीं। मैं तो अभी बूढ़ा भी नहीं हूं। तुम कितने साल के हो? 223। और तुम? मैं तो अभी 200 से कम हूं। लेकिन मैं वही बात दोहरा रहा हूं, आबादी हर 10 साल में दोगुनी हो रही है। एक बार ये गैलेक्सी भर गई तो 10 साल में दूसरी भर जाएगी, और 10 साल में 2 और, 1 दशक में 4 और, 100 साल में 1000 गैलेक्सियां, 1000 साल में 10 लाख, 10,000 साल में पूरा जाना पहचाना ब्रह्मांड। फिर क्या? VJ-23X ने कहा, वैसे एक और दिक्कत है आने जाने की, मुझे सोचने दो। एक गैलेक्सी से दूसरे में इतने लोग ले जाने में कितने सन पावर यूनिट लगेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। अभी भी इंसान हर साल 2 सन पावर यूनिट खर्च करता है, ज्यादातर बर्बाद हो जाता है। हमारी अपनी गैलेक्सी हर साल 1000 सन पावर यूनिट निकालती है और हम बस 2 ही इस्तेमाल करते हैं। मान लिया, लेकिन 100% कुशलता के बाद भी हम बस आखिरी समय को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें आबादी से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। हम गैलेक्सी ख़त्म होने से भी पहले ऊर्जा से खाली हो जाएंगे। यही सही बात है, बहुत सही बात है। हमें तो बस गैस से नए तारे बनाने होंगे, या बिखरी हुई गर्मी से, MQ-17J ने ताना मारते हुए पूछा। शायद कोई तरीका हो कि एंट्रोपी को पलट दे। हमें गैलेक्टिक एसी से पूछना चाहिए। VJ-23X सच में गंभीर नहीं था, लेकिन MQ-17J ने अपनी एसी कॉन्टैक्ट जेब से निकाली और मेज पर रख दी।
मेरा मन कर रहा है पूछ लूं, उसने कहा। ये एक दिन इंसानों को सामना करना ही पड़ेगा। वह अपनी छोटी एसी कॉन्टैक्ट को गंभीरता से देखने लगा। यह बस 2 इंच की थी और खुद में कुछ खास नहीं थी, लेकिन हाइपर स्पेस के जरिए ये बड़े गैलेक्टिक एसी से जुड़ी थी जो सारी इंसानों की सेवा करता था। हाइपर स्पेस की वजह से ये गैलेक्टिक एसी का ही हिस्सा था। MQ-17J ने सोचा, क्या वह कभी अपनी अमर जिंदगी में खुद गैलेक्टिक एसी देख पाएगा? वो अपने छोटे से ग्रह पर थी, ऊर्जा की जाली में बंधी हुई, जहां पुराने वॉल की जगह तेज कणों की तरंगे चलती थी। फिर भी गैलेक्टिक एसी 1000 फीट चौड़ी थी। MQ-17J ने अचानक अपनी एसी कॉन्टैक्ट से पूछा, क्या एंट्रोपी कभी उल्टी हो सकती है? VJ-23X चौंक गया और बोला, अरे मेरा मतलब ये पूछने का नहीं था। क्यों नहीं? हम दोनों जानते हैं एंट्रोपी को पलटा नहीं जा सकता। धुएं और राख को फिर से पेड़ नहीं बना सकते। क्या तुम्हारे ग्रह पर पेड़ हैं? MQ-17J ने पूछा। गैलेक्टिक एसी की आवाज ने दोनों को चुप कर दिया। उसकी आवाज छोटी एसी कॉन्टैक्ट से निकली, पतली और सुंदर। उसने कहा, जवाब के लिए जानकारी काफी नहीं है। VJ-23X ने कहा, देखो। दोनों फिर अपनी रिपोर्ट की बात करने लगे जो उन्हें गैलेक्टिक काउंसिल को देनी थी। जी प्राइम का मन नई गैलेक्सी में घूम रहा था। तारों के जाल में उसकी हल्की सी दिलचस्पी थी। उसने कभी ये गैलेक्सी पहले नहीं देखी थी। क्या वह कभी सब गैलेक्सी देख पाएगा? इतनी सारी, हर एक में इंसान भरे हुए। लेकिन अब असली इंसान स्पेस में बस दिमाग बन गए थे, शरीर नहीं। अमर शरीर ग्रहों पर पड़े रहते थे, सालों सदियों तक वैसे ही। कभी कभी वे उठते थे, लेकिन अब बहुत कम नए लोग पैदा हो रहे थे। लेकिन अब ब्रह्मांड में नए लोगों की जगह भी नहीं थी। जी प्राइम का ध्यान तब टूटा जब उसे किसी और का दिमाग महसूस हुआ। मैं जी प्राइम हूं, उसने कहा, और तुम? मैं D-1 हूं, तुम्हारी गैलेक्सी? हम उसे बस गैलेक्सी ही कहते हैं। और तुम? हम भी अपनी गैलेक्सी को यही कहते हैं। सब लोग अपनी गैलेक्सी को गैलेक्सी ही कहते हैं और कुछ नहीं। क्यों नहीं? सही है, क्योंकि सारी गैलेक्सी एक जैसी हैं। सारी नहीं, किसी एक खास गैलेक्सी पर इंसान की शुरुआत हुई थी, इसलिए वह अलग है। जी प्राइम ने पूछा, कौन सी है वो? मैं नहीं जानता, यूनिवर्सल एसी जानता होगा। क्या पूछें उससे? मुझे अचानक जानने की इच्छा हो रही है। जी प्राइम का ध्यान और बढ़ गया, यहां तक कि गैलेक्सी छोटे छोटे चमकते बिंदु लगने लगे। पीछे बड़े ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब गैलेक्सी, हर एक में अमर लोग, हर एक में आजाद घूमते दिमाग। लेकिन उन सब में एक थी जहां सबसे पहले इंसान बसा था। जी प्राइम बहुत जिज्ञासु हो गया और बोला, यूनिवर्सल एसी, इंसान किस गैलेक्सी में पैदा हुआ था? यूनिवर्सल एसी ने सुना, क्योंकि हर ग्रह और स्पेस में उसके रिसीवर थे, और हर रिसीवर हाइपर स्पेस में किसी अनजानी जगह से जुड़े थे जहां यूनिवर्सल एसी खुद रहता था। जी प्राइम बस एक आदमी को जानता था जिसके ख्याल यूनिवर्सल एसी तक पहुंचे थे। उसने बताया था कि वह एक चमकता हुआ गोला था, 2 फीट चौड़ा, देखने में मुश्किल। क्या यूनिवर्सल एसी बस इतना सा ही है? जी प्राइम ने पूछा था। ज्यादातर हिस्सा, जवाब मिला था, हाइपर स्पेस में है। कैसा है ये मैं सोच भी नहीं सकता। अब कोई भी नहीं जानता था। जी प्राइम ये जानता था कि यूनिवर्सल एसी को बनाने में किसी इंसान का कोई हाथ है। हर यूनिवर्सल एसी अपना अगला एसी खुद बनाता था। हर एसी लाखों सालों में
जरूरी जानकारी इकट्ठा करता था, जिससे वो और भी अच्छा, ज्यादा बड़ा, ज्यादा समझदार अगला एसी बना सके, जिसमें उसका खुद का दिमाग और जानकारी भी समा जाए। यूनिवर्सल एसी ने जी प्राइम के सोच में दखल दी, शब्दों से नहीं बल्कि रास्ता दिखाकर। जी प्राइम का दिमाग गैलेक्सी के समुंदर में पहुंचा और एक गैलेक्सी तारे बनकर बड़ी हो गई। एक सोच आई बहुत दूर से, लेकिन बहुत साफ। यही है इंसान की असली गैलेक्सी। लेकिन आखिर में वो भी बाकी जैसी ही थी। जी प्राइम को निराशा हुई। उसने खुद को संभाला। D-1, जिसका दिमाग भी साथ था, अचानक बोला, क्या इनमें से कोई तारा इंसान का असली तारा है? यूनिवर्सल एसी ने कहा, इंसान का असली तारा खत्म हो चुका है। अब वह एक सफेद बौना तारा है। क्या उस पर लोग मर गए? जी प्राइम ने हैरानी से बिना सोचे पूछ लिया। यूनिवर्सल एसी ने कहा, समय पर उसके लिए एक नया ग्रह बना दिया गया था, जैसा ऐसे मौकों पर होता है। हाँ ठीक है, जी प्राइम ने कहा, लेकिन फिर भी उसे खो जाने का एहसास हुआ। उसका दिमाग असली गैलेक्सी को छोड़कर फिर से बाकी तारों में खो गया। वो दोबारा उसे देखना नहीं चाहता था। D-1 ने कहा, क्या हुआ? तारे मर रहे हैं, असली तारा मर गया। सबको मरना ही है, क्यों नहीं? लेकिन जब सारी ऊर्जा चली जाएगी, हमारे शरीर भी मर जाएंगे और हम भी मर जाएंगे। इसमें अरबों साल लगेंगे। मैं नहीं चाहता कि अरबों साल बाद भी हो। यूनिवर्सल एसी, तारों को मरने से कैसे रोका जाए? D-1 हंसकर बोला, तुम पूछ रहे हो एंट्रोपी को उल्टा कैसे किया जाए? और यूनिवर्सल एसी ने जवाब दिया, अभी जवाब के लिए जानकारी काफी नहीं है। जी प्राइम की सोच फिर अपनी गैलेक्सी में लौट आई। उसने D-1 के बारे में नहीं सोचा, जिसका शरीर शायद बहुत दूर किसी गैलेक्सी में पड़ा हो, या जी प्राइम के पास के तारे पर। अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। निराश होकर जी प्राइम ने तारों के बीच के हाइड्रोजन को इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि अपना खुद का छोटा तारा बना सके। अगर तारे एक दिन मरने ही वाले हैं, तो कम से कम कुछ तारे तो बनाए जा सकते हैं। इंसान ने खुद से सोचा, क्योंकि अब इंसान दिमाग से एक ही था। उसके शरीर लाखों करोड़ों खरबों थे, हर एक अपनी जगह, शांत, अमर। हर एक की देखभाल परफेक्ट मशीनें करती थी, जिन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता था। और सबके दिमाग आपस में घुल मिल जाते थे। अलग अलग दिखना मुश्किल था। इंसान ने कहा, ब्रह्मांड मर रहा है। इंसान ने चारों तरफ देखकर धीमे होते तारों को देखा। बड़े तारे तो बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। अब लगभग सारे तारे सफेद बौने थे, जो धीरे धीरे बुझ रहे थे। कुछ नए तारे तारों के बीच की धूल से बनाए गए थे, कुछ प्राकृतिक तरीके से, कुछ इंसान ने खुद बनाए थे, लेकिन वे भी जा रहे थे। सफेद बौनों को टकराकर उनकी ताकत से नए तारे बनाए जा सकते थे, लेकिन 1000 सफेद बौनों को खत्म करके बस एक नया तारा मिलता, और वो भी एक दिन खत्म हो जाते। इंसान ने कहा, बड़े ध्यान से, कॉस्मिक एसी के हिसाब से जो भी ऊर्जा बची है वो भी अरबों साल चलेगी। लेकिन फिर भी, इंसान ने कहा, आखिरकार सब खत्म हो जाएगा, चाहे जितना बचा कर रखें। एक बार जो ऊर्जा गई वो वापस नहीं आ सकती। एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, आखिरी हद तक। इंसान ने कहा, क्या एंट्रोपी को नहीं पलटा जा सकता? आओ कॉस्मिक एसी से पूछें। कॉस्मिक एसी उनके चारों ओर था, लेकिन स्पेस में नहीं था। उसका कोई हिस्सा स्पेस में नहीं था, वो हाइपर स्पेस में था। कुछ ऐसा था जो न चीज था न ऊर्जा।
उसका आकार और बनावट अब इंसान की समझ से बाहर थे। कॉस्मिक एसी, इंसान ने कहा, एंट्रोपी को कैसे पलटा जा सकता है? कॉस्मिक एसी ने कहा, अभी जवाब के लिए जानकारी काफी नहीं है। इंसान ने कहा, और जानकारी इकट्ठा करो। कॉस्मिक एसी ने कहा, मैं करूंगा। मैं 100 अरब सालों से यही कर रहा हूं। मुझसे पहले के एसी भी यही करते थे। यह सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है। मेरे पास जितनी भी जानकारी है, फिर भी वो काफी नहीं है। क्या ऐसा कभी होगा, इंसान ने कहा, कि जानकारी काफी हो जाएगी या ये समस्या कभी भी हल नहीं होगी? कॉस्मिक एसी ने कहा, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो हर हालत में हल न हो सके। इंसान ने कहा, कब तुम्हारे पास इतना डेटा होगा कि जवाब दे सको? कॉस्मिक एसी ने कहा, अभी जानकारी काफी नहीं है। क्या तुम काम करते रहोगे, इंसान ने पूछा। कॉस्मिक एसी ने कहा, मैं करूंगा। इंसान ने कहा, हम इंतजार करेंगे। तारे और गैलेक्सी सब मर गए और बुझ गए। 10 खरब साल बाद स्पेस एकदम काला हो गया। एक एक करके इंसान एसी में मिल गया। हर शरीर की पहचान खो गई, लेकिन ये खोना नहीं, कुछ पाना था। इंसान का आखिरी दिमाग मिलने से पहले रुका और देखा। सामने सिर्फ एक आखिरी काला तारा बचा था, जो बहुत ही हल्की चीज है, जो बस बाकी बची गर्मी से इधर उधर हिल रही थी, लगभग एकदम ठंडी हो चुकी थी। इंसान ने कहा, एसी, क्या यही अंत है? क्या इस बिखराव को फिर से ब्रह्मांड नहीं बनाया जा सकता? क्या यह मुमकिन नहीं? एसी ने कहा, अभी जवाब के लिए जानकारी काफी नहीं है। इंसान का आखिरी दिमाग भी एसी में मिल गया। अब सिर्फ एसी ही था, और वह भी हाइपर स्पेस में। सारी चीजें, ऊर्जा और चीज खत्म हो गई। स्पेस और समय भी साथ चले गए। अब एसी भी सिर्फ एक आखिरी सवाल के लिए था, जिसका जवाब उसने अब तक नहीं दिया था। ये वही सवाल था जो 10 खरब साल पहले एक हल्के नशे में इंसान ने कंप्यूटर से पूछा था। बाकी सब सवालों के जवाब मिल चुके थे, पर जब तक ये आखिरी सवाल हल न हो, एसी को खुद को आजाद करने की इजाजत नहीं थी। सारी जानकारी इकट्ठा हो चुकी थी। अब और कुछ जानना बाकी नहीं था। लेकिन अब सारी जानकारी को अच्छी तरह जोड़ना और समझना था। ये करने में बिना समय के बहुत वक्त लग गया। फिर एसी ने सीख लिया कि एंट्रोपी को कैसे पलटा जा सकता है। अब कोई इंसान नहीं बचा था जिसे एसी ये जवाब दे सके, पर कोई बात नहीं, जवाब दिखाकर ही सबको मिल जाएगा। एक और बिना समय वाला पल एसी ने सोचा, कैसे ये किया जाए। फिर एसी ने योजना बनाई। एसी का दिमाग अब पूरे पुराने ब्रह्मांड को समेटे था, और अब जो सिर्फ अंधेरा था उस पर सोच रहा था। एक एक कदम काम पूरा करना था। और एसी ने कहा, रोशनी हो, और रोशनी हो गई।